हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बीपीएससी 133 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। और ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी वीडियो और मिल जाएगी, अगर होगी तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का। उसमें जितनी भी वीडियोस आपकी डाली होंगी मैंने इसी टॉपिक के ऊपर, सेम जो टॉपिक है, मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को दिसंबर में देख रहे हैं 2025 में, तब तो अच्छा ही है। अगर उसके बाद भी देखेंगे तब भी ये वीडियो आपके लिए काम की लायक है। हमेशा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है, तो आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है बेसिकली ये आपका है जून 2025 का, जो मैंने लिया है। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका। इसमें कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, टॉपिक पे आएंगे डायरेक्टली, क्योंकि फिर आप लोग स्किप कर देते हो आगे का पार्ट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की ऐतिहासिक पद्धति की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो तुलनात्मक राजनीति के लिए जो हम एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, स्टडी करने के लिए। अब देखो, जब आप कुछ भी पढ़ रहे होते हैं ना, जब आप कुछ रिसर्च करना होता है, तो आप तरीके इस्तेमाल करते हो कि क्या क्या तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तुलनात्मक का मतलब होता है जब दो लोगों के बीच में जब तुलना की जा रही हो, ठीक है, तुलना समझते हो ना, हिंदी का वर्ड है। कंपैरिजन किया जा रहा हो तो उसको हम तुलना बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे हम पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि दो अलग अलग पॉलिटिक्स को हम यहाँ पे देखते हैं, और फिर उसके हिसाब से हम चीज़ों को समझते हैं। अब हम हिस्ट्री जब पढ़ रहे होते हैं कभी भी, क्योंकि यहाँ पे इतिहास आ रहा है ना, इतिहास में हम जब पढ़ते हैं तो हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ते हैं कि भाई अशोक के टाइम में जो सिस्टम था वो कैसा था, और इस समय में अशोक के बाद या अशोक से पहले जो भी राजा महाराजा थे, ठीक है, इंडिया में, तो वो कैसे रहा करते होंगे, उनका मतलब जो पॉलिटिक्स था वो कैसा था, क्या सोच थी, किस तरीके से वो लोगों की सहायता करते थे या क्या करते थे, तानाशाह थे या असली राजा थे। तो ये तुलना होती है बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अशोक द ग्रेट, क्यों? क्योंकि उसने काम किया, ठीक है। बेशक उसने कलिंग वॉर किया, उससे पहले तो वो काफी क्रूर था। उसके बाद वो उसका हृदय परिवर्तन हुआ, पर उसने अपने देश को संजोए रखा, ठीक है, मतलब। तो इसलिए उसको तो बहुत ही अच्छा दर्जा मिलता है, और उसने बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों को भी प्रमोट किया। तो ये क्या है, एक तुलना है जब हम कर रहे होते हैं। तो इसी को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक तरीके से मेथड होता है चीज़ों को स्टडी करने का, ठीक है। और इस मेथड को ना हम चाबी बोलते हैं, CHA। तो इसको CHA को फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने लिख रखा है, कंपैरेटिव हिस्टोरिकल एनालिसिस, ठीक है। और ये हमारी जो पॉलिटिक्स होती है उसको समझने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक तरीके से मेथड है, ठीक है। हमारी जो पुरानी हिस्ट्री है, यानी कि जो इतिहास की जो पॉलिटिक्स है उसको समझने के लिए, क्योंकि आज तो हम नहीं हैं उसमें ना। तो हम क्या करते हैं, जो हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को समझते हैं, तुलना करते हैं कि उस समय ऐसा था, उस समय ऐसा नहीं था। तब पहुँचते हैं एक लेवल तक, एक कंक्लूजन तक कि हाँ, ये सिस्टम ऐसा रहा होगा, ये अच्छा था, ये बुरा था, तभी हम बोल पाते हैं, ठीक है। और ये हमारी जो इतिहास को समझने में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हमारी हिस्ट्री को समझने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला जो इसमें आप टॉपिक बनाएंगे, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। मेन इंट्रोडक्शन जो होता है वो हो गया, आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, मैंने कम ही लिखा है। इंट्रोडक्शन में आप हो गया ना हमारा इंट्रोडक्शन। उसके बाद सेकंड जो बनेगा ये हैगा केंद्र विचार, यानी कि जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये जो है तुलनात्मक राजनीति, ये इसका जो केंद्र विचार है वो क्या है। इसका जो इतिहास बेसिकली जो मतलब है इस मेथड का, वो है कि इतिहास मायने रखता है। क्यों मायने रखता है? क्योंकि हम अपनी हिस्ट्री से, जो भी हमने पास्ट में किया होता है, उससे हम कुछ ना कुछ सीख लेते हैं कि ये नहीं करना है, ये करना है। तो इसीलिए ये बोल रहा है कि इतिहास मायने रखता है, ठीक है। सेकंड, इसमें आपको जो देखने को मिलता है वो है राजनीतिक संस्थाएं, संस्कृति, परिणाम, एक क्रमिक प्रक्रिया, यानी कि सिक्वेंशियल प्रोसेस है। अब देखो, जब से हम लोग जो होमोसिपियंस थे, आपने हिस्ट्री में पढ़ाई होगा, तो वो उस समय जो था ना, उन लोगों के बीच में जब वो लोग मतलब नए नए हम लोग इंसान बने थे, तो एक होमोसिपियंस थे हम, मतलब जानवर के जैसे ही आप समझ लो, इंसान। फिर वो थोड़ा सा बुद्धिमान हुआ, उसमें चीज़ों को समझने की क्षमता पैदा हुई, तो उनमें एक लीडर निकला होगा पहले, ठीक है, जो कि पहले शिकार कराता होगा कि भाई मैं बताऊंगा आपको, ऐसे से चलना है। तो उसने गाइड किया लोगों को, फिर उसको एक बड़े लेवल पे लेके गए, यानी कि राजा महाराजा बना होगा छोटे लेवल से, फिर उसके ऊपर और फिर ऊपर और। आज आप देखते हो जो सिस्टम है वो बदल चुका है। आज हम राजा नहीं बोलते उसको, हम बोलते हैं
एक नाम दे दिया है एक पद को कि भाई प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, तो ये हमारा एक तरीके से लीडर है, ये हमें गाइड करेगा, ये हमारे लिए काम करेगा, है ना। यानी कि सीक्वेंशियल प्रोसेस है, ये कभी बंद नहीं होता है, चलता रहता है, ठीक है, दर बदर जो है। मतलब अब फ्यूचर में देखेंगे तो शायद आज जो चल रहा है वो शायद आगे ना कंटिन्यू हो, आज फ्यूचर में वो कुछ और बदल जाए, चीज़ें बदल जाए, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ये कहने की कोशिश यहाँ पे की गई है, यानी केंद्र विचार मेनली क्या है कि भाई इतिहास जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और जो इतिहास है वो सीक्वेंशियल प्रोसेस चलता है, यानी कि यहाँ पे हम पॉलिटिक्स को जो पहले से शुरू हो रही होती है, लीडरशिप्स को हम बदलते रहते हैं, संस्थाओं को बदलते हैं, परिणाम बदलते हैं, और जो एक तरीके से जो प्रोसेस है वो बदल जाते हैं, लेकिन चलते रहते हैं हमेशा, ठीक है, कभी बंद नहीं होते हैं, बदल जाते हैं, इसका मतलब ये है। इसके अंदर क्या है कि एक कालक्रम और प्रक्रिया, यानी कि एक प्रोसेस के रूप में आपको देखने को मिलता है, जैसे कि लोकतंत्र का विकास होता है, ठीक है, और या तो तानाशाह हो गया, है ना। अब दुनिया में दो तरीके की तो सिस्टम चल रहे हैं ना अभी फिलहाल में। एक तो लोकतंत्र है जहाँ पे लोगों की चलती है, ठीक है, लोग वोट डालते हैं, तब एक व्यक्ति चुना जाता है, लीडर बनता है। एक जगह होता है तानाशाह वाला सिस्टम, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, तानाशाह मतलब समझते हो ना, जो अपनी डिक्टेटरशिप चलाता हो, अपने हिसाब से चीज़ों को करता हो, उसको कोई मतलब नहीं है कि वोट लोग उसको दे रहे कि नहीं दे रहे, पर वो राजा बना रहता है हमेशा, ठीक है, पहले तो वो वोट होता ही नहीं है। एक ये होता है, ठीक है, और एक दूसरा होता है पथ निर्भरता, यानी कि भारत में संसदीय व्यवस्था का चुनाव जो हो रहा है, ये एक एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। यानी कि पथ निर्भरता का मतलब सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि हम एक व्यक्ति को चुनते हैं पार्षद, ठीक है, निचले लेवल से, सबसे जो लेवल शुरू होता है ना, जो ग्राउंड लेवल का शुरू होता है, वो होता है पार्षद, या गांव में पंच जो होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं। फिर उसके बाद हम एमएलए और एमपीज के चुनाव करते हैं, तो उनको चुनते हैं। वो एमएलए एमपीज जो होते हैं वही सीएम को और पीएम को चुनते हैं, ठीक है, और वो फिर बाद में प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है। अगर हम एमएलए को नहीं चुनेंगे तो एमएलए कैसे बनेंगे, और वो एमएलए ना बन के वो बाद में जो आगे के संसद में पार्लियामेंट में जो बैठते हैं, वो बाद में प्राइम मिनिस्टर को, सीएम को कैसे चुनेंगे, ठीक है। तो ये एक पद निर्भरता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है, ठीक है। महत्वपूर्ण संधियों की बात की जाए तो वे पुराने ऋण क्षण जहाँ पुराने नियम या संतुलन टूट जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। संधियों का मतलब होता है जब आप किसी से एक तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि आप हम पे हमारे ऊपर टैक्स मार्क्स करो, हम आपके ऊपर नहीं करेंगे, हम आपकी सहायता करेंगे, ठीक है, हम आपके साथ बिजनेस करेंगे, इसको बोलते हैं संधि। ये होता है, ठीक है। ये संधि कोई आज की नहीं है, ये बहुत ही पुरानी है, बहुत ही समय से चली आ रही है, ठीक है। संधियाँ जो होती हैं पहले के राजा महाराजा भी करते थे और आज भी होती है। इसमें जो उपकरण यूज किए जाते हैं मेथड को यूज करने के लिए, वो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि प्रक्रिया, अनुरेखण, यानी कि दो चीज़ों के भीतर अंतर करना, ठीक है, दो प्रोसेसों के बीच में अंतर करना कि ये प्रोसेस में तो ये होता है, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये एक तरीके का उपकरण है, हम दो चीज़ों के बीच जब कंपैरिजन करते हैं, तो एक तो ये मेथड हो गया, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करना, दो सरकारों के बीच में कंपैरिजन करना, या दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन करना, दो सर्विसेज के बीच में कंपैरिजन करना कि अमेजोन की सर्विस बेटर है या फ्लिपकार्ट की, ठीक है। तो कहीं कहीं पे अमेजोन अच्छा निकलता है, कहीं कहीं पे फ्लिपकार्ट अच्छा निकलता है, और किसी का ब्रांड को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और जॉन स्टुअर्ट मिल की विधियाँ, ये क्या कहते हैं कि दो देशों में क्रांति क्यों होती है, ठीक है, दो देशों में जो क्रांतियां होती हैं क्यों होती है, उसका परिणाम क्या निकलता है, ठीक है। एक देश में क्रांति होती है तो वो धर्म के आधार पे होती है, ठीक है, धर्म के आधार पे हो गई, चलो ठीक है, खत्म हो गई क्रांति, उसका रिजल्ट क्या निकला, क्या फायदा हुआ उस क्रांति को करने से। तो ये एक सवाल जो है करते हैं ये जॉन स्टुअर्ट। इनको आपको याद नहीं रखना, बस इनके जो मेथड है वो याद रखने हैं आपको, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली चीज, दो देशों के बीच में क्रांति क्यों होती है भाई, रीजन क्या होता है मतलब क्रांति का। और दूसरी चीज, दो देश जो लोग दो देश जो लगभग समान थे, लेकिन एक में लोकतंत्र स्थापित हुआ, दूसरे में तानाशाही स्थापित हुआ या नहीं हुआ कुछ भी, तो ऐसा क्यों हुआ भाई। मतलब कहने का मतलब ये है, दो देशों के बीच में दो देश थे, ठीक है। अब जैसे कि इंडिया है और चाइना है, दो देशों को लेते हैं ना हम, तो एक इंडिया को लेते हैं, एक चाइना को लेते हैं।
अब जो इंडिया है उसमें जो व्यवस्था थी वो सब कुछ सेम टू सेम चाइना जैसी थी, हम लोग बल्कि थोड़े से आगे ही थे चाइना से। लेकिन चाइना हमसे आगे क्यों निकल गया, क्या रीजंस रहे उसके पीछे? हमारे देश में लोकतंत्र क्यों आया, वहां पे क्यों नहीं आया? चाइना में वहां पे तो आपको पता है तानाशाह है, ठीक है। तो रीजंस क्या थे, ये सब खोज करना, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करके हम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से जो है मतलब एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसीलिए ये मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसके लाभ भी होते हैं कुछ, ऐसी हम पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, ऐतिहासिक पद्धति बोलते हैं इसको। तो सबसे पहला तो गहन समझ मिलती है हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में, सबसे पहले कि भाई गौतम बुद्ध कैसे थे, या ग्रेट अशोक जो थे वो, उनको हम ग्रेट क्यों बोलते हैं, कुछ रीजंस तो रहे होंगे, तो वो रीजंस को सर्च करना होता है हमें अपनी हिस्ट्री में। कार्यात्मक तंत्रों की पहचान करना, ठीक है, यानी कि जो फैक्ट्स थे, ठीक है, रीजनल फैक्ट्स जो थे उनको खोज करना कि भाई मतलब मुगल्स इंडिया में आए तो क्यों आए, अगर वो आए तो वो इतने ताकतवर कैसे हो गए, क्या रीजंस रहे, उनकी सेना वगैरह सब कुछ को हम खंगालते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। दूसरी है बड़ी घटनाओं का अध्ययन करना, बहुत ही बड़ी बड़ी लेवल पे जो घटनाएं हुई, जैसे कि क्रांतियां हुई, आपको पता है ना, यूरोप की क्रांति हम पढ़ते आ रहे हैं, हम बहुत ज्यादा बार बार पढ़ते हैं कि क्यों हुआ ऐसा, यूरोप में क्रांति हुई तो उससे भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, आपको पता है, ब्रिटिशर्स और जो बाकी यूरोपियंस जो देश के लोग जो थे, फ्रांसीसी, डच जो थे, है ना, वो लोग भाग के इंडिया में आए, क्यों आए? उनकी उनको लगा कि यहाँ पे बिजनेस है, ठीक है, कच्चा माल मिल जाएगा हमको, फैक्ट्री तो है हमारे पास, मशीनें भी है, पर कच्चा माल नहीं था उनके पास। तो ये जो घटनाएं थी उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा बाकी के देशों पे, ठीक है। सीमाओं की बात की जाए तो कुछ सीमाएं भी होती है, देखो हर चीज़ की एक ना एक लिमिटेशंस होती हैं, तो ये जो महत्वपूर्ण निर्णय की जो हम ऐतिहासिक पद्धति को हम पढ़ रहे हैं ना, कंपैरिजन जो हम कर रहे हैं, हम पद्धति जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि कम संख्या के मामले जो है यही ले पाता है, ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा हम अगर सोचे कि सब कुछ देख ले तो नहीं, दो लोगों के बीच की बात होगी तो हम पकड़ पाएंगे, दो देशों के बीच की बात है, ठीक है, दो समूह के बीच की बात है तो हम जानकारी हासिल कर पाते, लेकिन अगर हम बात करें 1,000 लोगों की, 2 करोड़ लोगों की, तो नहीं कर पाएगा ये, ठीक है, उसमें वीक है। इसमें जो है हमारे पास जो डेटा है वो कम पड़ जाता है, ऐतिहासिक डेटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है हमारे पास, है ना। उस समय लिपि की हम पहचान नहीं कर पाए हैं ना, आज आप देखते हो ना, मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता थी उसकी जो लिपियां हैं उसको हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं, तो बहुत सारे जो रहस्य थे वो भी दबे पड़े हैं, और जो इजिप्शियन जो लिपि है वो भी नहीं पढ़ पाए हैं अभी हम ठीक तरीके से। तो अगर हम उनको पढ़ने लगे, उनको समझ गए हम, तो वो काफ़ी सारे जो इतिहास के जो रहस्य हैं वो भी सामने आ जाएंगे हमारे, क्या उनका एलियंस के साथ कोई संबंध था कि नहीं था, मतलब कुछ जो स्ट्रक्चर है ना इजिप्टियंस, जो आप देखते हो पिरामिड जो होता है, उसका कुछ इस तरीके से ना कुछ मतलब अलग ही सिस्टम बना रखा है, तो ये ऐसा क्यों है, क्यों बनाया ऐसे स्टेप्स, मतलब ऐसे घर उन्होंने क्यों बनाए, ठीक है, सिस्टम क्यों क्रिएट किए, तो ये सारी सीमाएं रहती है, हम हर चीज हर एक चीज से नहीं पकड़ पाते, ठीक है। बाकी सेकंड क्वेश्चन आता है, विकासशील देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए प्रमुख बाधाओं का वर्णन कीजिए। विकासशील देशों में, सॉरी, इसको मैं लॉक कर दूं यहीं पर ही, सही रहेगा, मतलब बार बार क्वेश्चन करेगा। विकासशील देशों में शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए प्रमुख बाधाओं का वर्णन कीजिए। हाँ, अब जो देश जो विकासशील हो रहे होते हैं ना, जैसे कि भारत है, ठीक है, एग्जाम्पल में भारत को ले लो, तो भारत में लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है उसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न होती है, ठीक है। हम हमारे देश में आप देखते ही हो कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न हो जाती है, क्यों? विभिन्नताएं हैं, ठीक है, और वर्गिक अगर हम वर्ग को देखें तो वो भी अलग अलग है, गरीब भी है, मिडिल क्लास भी है, लोअर मिडिल क्लास भी है, ठीक है, अमीर तो है ही। तो गरीबी भारत में आपको मिलती है, एजुकेशन की कमी है लोगों में, तो ये जो है ना ये बाधाएं हैं, तो यही मैंने आपको बता रखा है नीचे कि कितनी सारी बाधाएं रह जाती हैं, कि जिससे कि हमारा जो विकासशील देश है वो बाधाओं में पड़ जाता है, तो हम विकसित नहीं हो पाते हैं, क्यों नहीं हो पा रहे हैं? कोई पूछे ना आपसे कि हम विकसित क्यों नहीं हो पा रहे, तो गरीबी है भाई, आर्थिक असमस्याएं हैं, असमानताएं हैं, ठीक है। लोग जो है गरीब होते हैं ना, तो क्या होता है, पहले वो पढ़ाई लिखाई करेंगे या अपना पेट भरेंगे, आप मुझे ये बताओ। जिस व्यक्ति के पास खाने के लिए खाना नहीं होगा तो वो पहले खाने के बारे में सोचेगा या पढ़ाई के बारे में सोचेगा? ऑब्वियसली वो अपना जो है पेट भरेगा पहले, फिर अपना घर देखेगा, ठीक है, वो अपना शेल्टर ढूंढेगा, रहने के लिए कोई सिस्टम बनाएगा,
फिर जाके वो कहीं जो है पढ़ाई की बात सोचेगा। दूसरी चीज़ एजुकेशन, वो बताया मैंने अभी कि एजुकेशन की कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि गरीबी है भाई। अब गरीब जो गरीब रहेगा वो क्या कहाँ से एजुकेशन प्राप्त कर लेगा? आप ये बताओ। आजकल तो एजुकेशन सरकारी भी महंगी हो गई है ना? देखो सरकार पैसा नहीं लेती है मुझे पता है, लेकिन वो जो किताबें हम खरीदते हैं कुछ समय तक तो गवर्नमेंट देती है, प्रोवाइड कराती है, लेकिन उसके बाद 9th क्लास या उसके बाद जो है बुक्स हमें खरीदनी पड़ती है। और लेकिन वो बुक्स इतनी महंगी हो गई हैं, आप जो जाते हो एनसीईआरटी खरीदने तो आपको पता चलता है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा सिस्टम हो गया है। और इंडिया में ये तो है ही बहुत ज़्यादा। ठीक है, जगह जगह पे आपको मिलते हैं, सड़क पे खड़े हुए मिलेंगे लोग जो कि आपसे वसूली करते हैं। ठीक है, और मतलब जो बेसिकली हमारे लिए जो बनाए गए हैं वर्दी, लोग जो पहन के खड़े होते हैं सफ़ेद कलर की और हरी वर्दी और पीली वर्दी, जो हमारे की वर्दी बना दी लोगों ने, सरकार ने, लेकिन वो काम अपना ही कर रहे हैं। मतलब सरकार को टारगेट्स पूरे करने हैं उनको, वो चालान काटते दबा के, बस उनका यही काम है। उनका ये नहीं है कि ट्रैफिक हो रहा है उसको ठीक करो, उसका काम है चालान काटना। ठीक है, तो ये एक भ्रष्टाचार वाली चीज़ें हैं। कमज़ोर मध्य वर्ग जो है वो आपको मिलता है। मध्य वर्ग देखो, कमज़ोर मध्य वर्ग से यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि अब हम सोचते हैं कि मध्य वर्ग ही कुछ करेगा, लेकिन वो भाई बिजी है अपनी लाइफ में, है ना? वो पैसा कमाएगा, उसको बेचारे की सैलरी ही 15,000 रुपये है, तो वो क्या तो मतलब सोचेगा और चीज़ों के बारे में? वो सोचेगा बस मेरा घर चल रहा है, कैसे भी करके बच्चे पल रहे हैं बस। आजकल तो 15,000 में कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। और सैन्य हस्तक्षेप भी होता है। अगर सरकार कमज़ोर होती है ना, अगर किसी देश का जो मेन लीडर है वो कमज़ोर होगा तो सैन्य हस्तक्षेप भी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान में तानाशाह रहता है, कोई पता चल रहा है प्राइम मिनिस्टर ऐसा आ गया है जो तानाशाही कर रहा है, अपने हिसाब से काम चला रहा है। सामाजिक विभाजन है, सामाजिक विभाजन। ठीक है, मतलब ये तो इंडिया में है ही, वर्ग के आधार पे चीज़ों को बांटना भाई नॉर्मल चीज़ है इन इंडिया में। और कमज़ोर सिविल सोसाइटी है हमारी, एकजुट नहीं हो पाते हम लोग। ठीक है, वित्त संरचना, और ये भी है एक। पर अब तो मैं नहीं बोलूँगा कि ये एक कमजोरी है, ये है नहीं वैसे इंडिया में। अब बहुत ही कम जगह पे मिलता है आपको, बहुत ही बीहड़ गांव होंगे जहाँ पे ऐसा होगा। बाकी स्टडी करने को मिलता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है दो दलीय प्रणाली के गुण और दोष। ये तो आसान सा क्वेश्चन है वैसे। दो सवाल यहाँ पे पूछे हैं। जो दो दलीय प्रणाली होती है, देखिए जहाँ पे जो पार्टी होती है वो दो होती है। ठीक है, अब जैसे कि इंडिया में एक आपको समझ लो बीजेपी, एक हो गई कांग्रेस। ठीक है, तो ये दो दलीय हो गई, दो पार्टी है, इसके अलावा और कोई पार्टी नहीं होती है फिर वहाँ पे। ठीक है, दो दो पार्टियां होती हैं बस, खत्म। तो इसमें अच्छाई और बुराई जो है वो पूछ रहा है, तो मैंने दोनों को जो है सेपरेटली लिखा हुआ है, आपको इनको एक्सप्लेन करना है। तो इसके जो गुण है वो है स्थिरता बनी रहती है, जवाबदेही रहती है। क्योंकि एक पार्टी जैसे कि बीजेपी जीती हुई है ना, तो कांग्रेस सवाल पूछेगी जीती हुई पार्टी से कि भाई तुमने क्या किया, तो उसको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो भाई सामने वाली पार्टी की तरफ से विपक्ष है, वो बाद में वो भी सरकार पे आ सकती है। तो ये जवाबदेही बनी रहती है। दूसरी बार इसमें क्या होता है गुण में कि सरल चुनाव प्रक्रिया रहती है, यानी कि दो स्पष्ट हमारे पास विकल्प रहते हैं कि इनमें से एक या फिर ये। ठीक है, दो लोगों में से कोई एक चुनना होता है। उसके अलावा इसमें जो विकल्प होते हैं, जैसे कि उदारवादी, रूढ़िवादी, तो वो विकल्प होते हैं आपके पास। दो तरीके की पार्टी होती है, उनकी विचारधारा अलग अलग होती है। प्रभावी विपक्ष रहता है, और विपक्ष की पावर भी बराबर रहती है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई दल है, जैसे कि बीजेपी है, मैं आपको कह रहा हूँ कि बीजेपी जैसे कि, तो वो मान के चलो आप 51 वोट से जीती हुई है, यानी कि 1%, एक जो एक्स्ट्रा वोट है वो मिल गया, तो वो एक तरीके से वो जीत गई। तो उसने वो है सरकार बन गई उसकी। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ 49 वोट्स दूसरी पार्टी को भी तो है, वो भी तो पावरफुल है। कुछ इस पार्टी के कुछ लोग इसमें चले गए तो ये सरकार बन जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये एक डर भी रहता है, तो इसलिए विपक्ष भी जो है ताकतवर रहता है इस कंडीशन में। उसके अलावा विकल्पों की कमी रहती है। दोषों की बात करें तो विकल्प नहीं है आपके पास, दो ही विकल्प है, उसके अलावा आपके पास विकल्प नहीं है। दोनों खराब होंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और विचारधारात्मक ध्रुवीकरण, हाँ विचार भी अलग अलग होते हैं, उनको बताया पहले भी। दोनों पार्टी होते हैं, उनके विचारधारा अलग अलग होते हैं, तो उसके पीछे लड़ाई भी होती है उनके बीच में। हाशिए पर पड़े विचारों का दमन होता है। जो लोग जिनकी संख्या कम होती है ना, पॉपुलेशन कम होती है उस देश में, तो उनके लोगों की कोई सुनता ही नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि हर देश में ज़्यादा पता नहीं होता है कि नहीं होता, पर इंडिया में तो होता है, ये आपको पता है। जिस समुदाय की जनसंख्या कम होती है, पॉपुलेशन कम होती है, तो उस समुदाय का जो है
कोई महत्व नहीं रहता है उसको। मतलब नेताओं पर फ़र्क नहीं पड़ता कि वो समुदाय रहे या मर जाए, ठीक है। तो पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वोट जो ज़्यादा मिल देगा उसी की तरफ वो जाएंगे, ठीक, कहने का मतलब लोगों के तरह के बजाय अपनी पार्टी का वफादार होना लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनकी पार्टी जो है कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है, वो बस उनको ये है कि भाई मेरी पार्टी है तो मैं जो उसको सपोर्ट कर रहा हूँ वो अच्छी है, वो चाहे वो कुछ भी कर रही है, वो लोगों को मतलब बेरोजगार कर रही है तो कर रही है, ठीक है, वो डिक्टेटरशिप चला रही है, मतलब तानाशाह कर रही है तो कर रही है, तो बस मेरी पार्टी है ना। तो ये रहता है, और पार्टी केवल बहुमत समाज को ही महत्व देती है, यानी कि मैं आपको बता दिया वाला भी, बार बार एक्सप्लेन करूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 20 मिनट वैसे ही हो चुके हैं, देखने वाला किसी को है नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, विकसित देशों में राज्य की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो अब देखो, ये एक तो हो गया था विकासशील देशों का, मैंने बताया था आपको, ठीक है, विकासशील देश का था, ठीक है, ये आपका था। यहाँ पे बाधाएं पूछी थी, यहाँ पे प्रकृति पूछी गई है कि भाई जो विकसित देश होते हैं उनमें क्या खासियत होती है कि वो विकसित होते हैं। तो आंसर में क्या आएगा कि सबसे पहला तो लोक कल्याण की बात होती है यहाँ पे, लोगों की हेल्थ की बात की जाएगी, लोगों की रोजगार की बात की जाएगी, अगर उनके पास रोजगार नहीं है तो उनको रोजगार के लिए कुछ फैसिलिटी दी जाएगी, अगर बेरोजगार है, घर में रह रहा है तो बेचारा, तो उसको 10-15 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी घर बैठे बैठे, ठीक है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को सरकारी नहीं तो प्राइवेट नौकरी तो मिले, और ऐसी मिले जो इसमें कि वो अपना जिंदगी चला सके, ठीक है। अब इंडिया में क्या हो रहा है, 10-10 हज़ार रुपये नौकरी मिल रही है, पता चल रहा है 9 से 9 बजे तक, यानी कि 12-12 घंटे की नौकरी कराए जा रहे हैं 10 हज़ार रुपये में, 11 हज़ार रुपये में। टारगेट्स और दे रखे हैं उसमें एक्स्ट्रा, मतलब कि टारगेट्स पूरे करोगे तभी आपको पैसे मिलेंगे, तो ये भी एक कंडीशन है, ये तो बॉस जो है उसको ज़िंदगी खराब कर देगा, उसको उसको टॉर्चर कर देगा कि वो डिप्रेशन में आ जाए और सुसाइड कर ले। तो ये रह रहा है, ठीक है, इंडिया में। और विकसित देशों में क्या होता है, बहुस्तरीय शासन होता है, यानी कि जो पीछे पढ़ा हमने कि दो शासन होता है, दो लोग ही होते हैं, दो पार्टी होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे 2 नंबर के लोग होते हैं, ठीक है, मतलब अन्य पॉपुलेशन होती है, अलग अलग पार्टी होती है आपके पास चॉइस करने के लिए, ठीक है। और विकेंद्रीकरण रहता है, यानी कि सरकार जो है वो ग्राउंड लेवल से लोगों के लिए काम करती है, जैसे कि इंडिया में पंचायत व्यवस्था है और नगर निगम है, ठीक है, नगर पालिका है, तो वो ऐसा रहता है विकसित देशों में। हमने चुराया है ये भी सोवियत संघ से, जो निचले लेवल से हम नहीं करते पंचायत वगैरह का, ये हमने सोवियत संघ से लिया था बेसिकली। नव उदारवादी और विनियमवादी राज्य, यानी कि निजीकरण आपको मिलेगा, प्राइवेटाइजेशन मिलेगा, बाजार पर ध्यान देखने को मिलेगा। कहने का मतलब बाजार पर ध्यान से मतलब है कि सरकार थोड़ा सा नज़र रखती है, बेशक वो अपने हिसाब से चले बाजार, है ना, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग, लेकिन सरकार थोड़ा बहुत जो है एक आई वहाँ पे रखती है बाजार पे कि क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है। अब तो ये भी रहता है, सरकार का काम है कि भाई जो महंगाई है उसको भी कंट्रोल में रखे, अगर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है तो उस पर सब्सिडी देना सरकार का काम है, ठीक है। प्रतिस्पर्धात्मक राज्य, यानी कि R&D होती है, रिसर्च होती है, कंपटीशन होता है, ठीक है, जो कि अच्छी चीज़ है, होना चाहिए, तो ये रहता है। और जो लोग निचले स्तर पर रहते हैं, वैसे तो बाहर विकसित देशों में ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि जो लोग, कुछ लोग मतलब कि जैसे कि निचली जात उचली जात, ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ पे, पर इंडिया में है, तो इंडिया में अगर ऐसे लोग हैं जिनको कि स्टडी का भी मौका नहीं मिलता है तो उनको सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए, ऐसा रहता है यहाँ पे, मिलता है, ठीक है। सुरक्षा राज्य और निगरानी, यानी कि आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मिलती है, सरकार करती है। और निजता पर बहस होती है, यानी कि आपकी जो प्राइवेट एक लाइफ है ना, उसके लिए यहाँ पे फाइट की जाती है कि भाई, अब जैसे कि इंडिया में आपको अभी सुनने को मिला कि जो सरकार थी हमारी, वो हमारे मोबाइल फ़ोन्स में, डिवाइसेस में एक एप्लीकेशन डाल के दे रही थी, जिससे कि क्या हो रहा था कि हमारी प्राइवेसी, हमारा जितना भी हम काम कर रहे हैं ना, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये भी सरकार को सुनाई देगा कि वो मैं क्या बोल रहा हूँ, उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, उनके फ़ायदे में बोल रहा हूँ, तो प्राइवेसी भंग होती थी उससे। तो एप्पल ने उसके लिए मना कर दिया कि हम आपको नहीं, हम ये एप्लीकेशन नहीं डालेंगे, ठीक है। मतलब सेंसर लगा दिया एप्पल ने इंडिया के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर कि भाई आप प्राइवेसी को भंग नहीं कर सकते किसी की। तो ये रहता है, ये होती है असली विकसित देश की पहचान। उनको पता है भाई प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, ठीक है। बहुत अच्छी, बहुत सारी फोटोज होती है फैमिली की, ठीक है, अच्छे मूवमेंट्स होते हैं, तो वो सरकार देखेगी उस चीज़ को, है ना। उसमें कुछ लोग गंदे बैठे होंगे तो वो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। बाकी हमारी प्राइवेसी है भाई, हम किसी को नहीं दिखाना चाहते, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी हो।
खैर इतना काफ़ी है आज के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोज़ को और देखने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हैं। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।